जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इवन आप किसी भी स्टेट के पीसीएस का भी तैयारी करते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस का लेवल इतना अच्छा रखा गया है कि आप उसके लिए भी ये वीडियो लाभदायक हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आप ये देख सकते हैं, ये यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि रॉबर्ट ब्रूस फूड थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और पूरा वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार। दोस्तों, इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए था और वो ऑप्शन होना चाहिए था ई, जिसमें रहना चाहिए था ए एंड बी दोनों, क्योंकि आप एनसाइक्लोपीडिया आप देखेंगे तो उसमें आपको बताया गया है कि जो रॉबर्ट ब्रूस फूड जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाता है, बी और ए दोनों, यानी इसका ए और बी दोनों सही है। अब थोड़ा इस पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका डिटेल्स हमने नीचे सारांश के रूप में लिखा है और जिसका बात हमने आपको बतलाया इनसाइक्लोपीडिया, तो वही देखिए यहाँ पर है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूड ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, यानी वे भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फूड ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी, यानी इन्होंने पाषाण कालीन जो बस्तियां हैं उनका खोज करना शुरू किए थे। कब? 1863 में। ये बात कौन बताता है? ये बात है जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार। किसके अनुसार? जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार। इस प्रकार से इसका ए और बी दोनों सही हो सकता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं और देखिए ये प्रश्न कहा गया है। इसमें प्रश्न कहता है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। थेल्स ने किया था, थेल्स ने, लिब्वाक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने। तो अगर हम कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से जो पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीय विभाज्य किया था, ये थेल्स ने किया था। किसने किया था? ये थेल्स ने किया था। सबसे पहले थेल्स ने ही वहाँ के यति संग्रहालय के वस्तुओं से तीनों युग को क्या किए थे? विभाजन किए थे। अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल नीचे दिया होगा, उसको भी पढ़ लेते हैं। और ये बात कहता है, ये जो कोपेनहेगन है ये डेनमार्क में है। ये कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है? डेनमार्क में है। और कहता है कि कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन ने किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन ने किया था।
थॉमसन ने 1836 में, कब, 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। इन्होंने 1818 और 1820 में आयोग जो 20 में एक आयोग जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार किसने, थॉमसन ने क्या किया था, यहाँ के डेनमार्क में जो संग्रहालय है कोपेनहेगन, उसके वस्तुओं को, सामग्रियों को मतलब त्रियुगीय में विभाजन किया था और थॉमसन ने ही 1836 में उनमें जितने ही वस्तु है सबको विभाजित करके सबका विवरण प्रकाशित किया था। आगे की ओर चलते हैं और देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। कब, मध्य पाषाण काल में। अब जरा इसका डिटेल में वर्णन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसका विश्लेषण दिया गया है। कहता है कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। मतलब मध्य जो पाषाण काल थे उनके अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगे थे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ जो कहाँ है, होशंगाबाद में है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है से मिले हैं। यानी भारत में पशुपालन के साक्ष्य दो स्थानों से सबसे पहले मिले हैं। एक आमदगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है और दूसरा बागोर जो भीलवाड़ा राजस्थान में है, यहाँ से मिले हैं। और ये साक्ष्य किस काल के हैं, तो ये मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण के हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ कहता है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है। क्या लंघनाज है, क्या बिरभानपुर है, क्या आदमगढ़ है और क्या चोपनी मांडो है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जस्ट हमने पढ़ा है आदमगढ़ है। और यह आदमगढ़ कहाँ है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ये कहाँ है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। यहीं से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा एक और था बागोर। कौन था एक, ये तो है, एक था बागोर। बागोर कहाँ है, ये मध्य राजस्थान में है। ये कहाँ है, ये राजस्थान में। ये दोनों स्थान से यानी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आगे की ओर हम लोग चल लेते हैं और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कहता है कि जो निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से या सराय नाहर राय से। तो जो हड्डी के उपकरण का जो साक्ष्य है वो महदहा से मिला है। कहाँ से मिला है, महदहा से। अब थोड़ा इसके डिस्कस कर लेते हैं, इस पे महदहा के बारे में डिस्कस। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि मध्यकालीन महदहा जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में स्थित है से बड़े मात्रा में हड्डियों और सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। और कहता है कि जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचरखन्ना, संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ है। किसमें, झील क्षेत्र में, बूचरखन्ना, संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ है। कहाँ का क्षेत्र, महदहा का क्षेत्र। कहता है कि बूचरखन्ना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। इसके अलावे
सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। बहुत कम मात्रा में सराय नाहर राय से भी हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो अगर वैसे यहाँ देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि यहाँ सी और डी दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ से तो बड़े पैमाने पर मिले ही मिले हैं, लेकिन सराय नाहर रायगढ़ से भी कुछ मात्रा में क्या मिले हैं, हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। यानी यहाँ पर सी और डी दोनों सही हो सकता है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसमें पूछा गया था, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया ये प्रश्न है। और ये कब पूछा गया था, 2010 में यूपीपीसीएस के मेंस का ये प्रश्न है। तो याद रखेंगे, किस स्थान से हड्डी के उपकरण की प्राप्ति हुई है, तो यहाँ महदहा और सराय नाहर राय से। ये यूपीपीसीएस से पूछा गया, यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया ये प्रश्न है। आगे की ओर चलते हैं और देखिए, ये यूपीआरओ या एआरओ मेंस में 2013 में ये प्रश्न पूछा था। यहाँ कहता है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्यकाल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, अगर आभूषण की बात करें तो यहाँ से क्या है, महदहा, क्या है, महदहा से आभूषण के साक्ष्य मिले, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, मध्यकालीन महदहा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में है, से बड़े मात्रा में हड्डी और सिंग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जे.आर. शर्मा महदहा के 3 क्षेत्र का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचरखाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास करने वाले क्षेत्र है। बूचरखाना संकुल क्षेत्र से हड्डी निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े मात्रा में प्राप्त हुए। कहाँ से, बूचरखाना संकुल क्षेत्र से हड्डी निर्मित सिंह का भी निर्माण, हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण भी मिले हैं और आभूषण भी बड़े मात्रा पर मिले हैं। और ये बूचरखाना है कहाँ, महदहा में। ये कहाँ है, महदहा में है। इसलिए यहाँ पर अगर बूचरखाना होगा तो बूचरखाना हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, महदहा। क्या हो जाएगा, ये महदहा। आपसे पूछ दे महदहा में कहाँ, तो कहेंगे बूचरखाना से। कहाँ से, बूचरखाना से। ये एक स्थान का नाम है, बूचरखाना से आभूषण मिले हैं। चलिए, आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। आगे की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। क्या वो सराय नाहर राय से निकले हैं, दमदमा से निकले हैं, महदहा से निकले हैं, या लांघनाद से निकले हैं? तो हम लोगों ने यहाँ से हड्डी से बने उपकरण, हड्डी से बने आभूषण और हड्डी से बने उपकरण यहाँ देखा। अब जरा डिस्कस में देखते हैं कि इसमें से दमदमा या क्या है, लंघनाज है। तो ज़रा इसको पढ़ लेते हैं और यहाँ देखिए, आप स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, ज़रा इसको पढ़िए। कहता है कि मध्य गंगा तट के प्रतापगढ़ जिला में स्थित सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा का उल्लेख हुआ है ना। ये सब मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में ये 3 जगह है जो प्रताप जिला में स्थित है। सराय नाहर राय, दूसरा महदहा और तीसरा दमदमा। कहता है कि दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवदाह ज्ञात हुए हैं। और यहाँ जब उत्खनन किया गया तो यहाँ पर 41 शवदाह मिले। कहाँ, इसके पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में। इन सबों में से 5 सावधान, यहाँ पर सावधान है, 5 सावधान युगल सावधान। युगल सावधान मतलब क्या, जिसमें 2 या 2 लाश है, किसे, जोड़ा में लाश है। और 1 सावधान में 3 मानव कंकाल। यहाँ देखिए, यहाँ पर युगल मतलब 2 मानव कंकाल, और यहाँ पर 1 सावधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं।
यानी कहाँ, दमदमा में। कहाँ मिले हैं ये, दमदमा के पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्र में ये मिले हैं। कहीं कहीं पर युगल भी मिले हैं और कहीं कहीं पर 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। वहाँ पर कुल सावधान 41 मिले हैं। कहता है कि शेष सावधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। एक में 3 मानव का कंकाल एक साथ मिला है। इसके अलावा 5 में युगल मतलब जोड़ा में मानव कंकाल मिले हैं और शेष में एक एक मिले हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दमदमा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दमदमा में। कहाँ, दमदमा में। अच्छा, आपसे एक चीज़ पूछ दे कि इस तीनों में क्या संबंध है, तो ये तीनों जो है ये मध्यवर्ती गंगा घाटी का क्षेत्र है। क्या है ये, मध्यवर्ती गंगा घाटी का क्षेत्र है। गंगा घाटी का क्षेत्र। ये तीनों क्या है, तो ये तीनों याद रखेंगे, ये तीनों मध्यवर्ती गंगा घाटी का क्षेत्र है। तीनों का संबंध ही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, तो याद रखेंगे दमदमा से। यहाँ हम लोग पढ़ लिए। आगे देखिए, प्रश्न कहता है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। क्या नवपाषाण युग में हुई थी, मध्य पाषाण युग में हुई थी, पूरा पाषाण युग में हुई थी, या प्रोटो हिस्टोरिक काल में हुआ था? ये 4 है और 4 में से बताइए कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर तो पूरा स्पष्ट एक ही लाइन में लिख दिया है कि खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई थी। कब हुई थी, नवपाषाण काल में हुई थी। यह वही समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुए थे। यानी क्या हो जाएगा, ये नवपाषाण काल। तो इसमें कहाँ है नवपाषाण काल, खोलिए, तो ये है यहाँ नवपाषाण काल। ए इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब इसे पढ़िए। कहता है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? क्या नीलगिरी पहाड़ियों में मिला है, क्या शिवालिक पहाड़ियों में मिला है, क्या नलमाला पहाड़ियों में मिला है, या नर्मदा घाटी में मिला है? कहाँ मिला है? ये 4 ऑप्शन है। तो ज़रा इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा यानी होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। यानी ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। और नर्मदा क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और ये कहाँ? मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र के एक क्षेत्र है जिसका नाम है हथनौरा, जिसे होशंगाबाद भी कहते हैं। वहाँ से सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिला है ना। कहता है इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया, इसका खोज कौन किया था? अरुण सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 को किया था। किसने किया था? अरुण सोनकिया ने ना। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य अरुण सोनकिया ने खोजा था 5 दिसंबर 1992 को। और ये कहाँ से खोजा था? होशंगाबाद, जो किस नाम से है? हथनौरा। ये नर्मदा के पश्चिमी घाटी क्षेत्र में है और ये मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा नर्मदा घाटी। और ये देखिए, ये उत्तराखंड PCS प्री में पूछा गया था 2006 में। ये क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी। आगे की ओर चलते हैं और देखिए, ये प्रश्न तो वही रिपीटेड हो गया। ये BPSC 66वीं BPSC री एग्ज़ाम जब हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया था कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है? क्या गंगा घाटी से प्राप्त हुई है, यमुना घाटी से प्राप्त हुई है, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई है, ताप्ती घाटी से प्राप्त हुई है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, या उपयुक्त में से एक से अधिक? ये है 5 ऑप्शंस जो BPSC
थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाता है। यही 5 ऑप्शन है। तो चलिए थोड़ा इसका डिस्कस देख लेते हैं, अपने आप ये इसका आंसर निकल जाएगा। तो वैसे इसका जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा नर्मदा घाटी से। मानव का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से, यानी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा घाटी कहाँ है? तो आपको पता है नर्मदा घाटी हथनौर, कहाँ है? हथनौर में है। और सबसे पहले खोजा कौन था? तो सबसे पहले खोजा था अरुण सोनकिया। कौन खोजा था? अरुण सोनकिया। कब खोजा था? आपको याद होगा 5 दिसंबर। कब खोया था? 5 दिसंबर 1992 में। ये हथनौरा को क्या, हथनौरा कहाँ है? ये तो हथनौरा है ये मध्य प्रदेश में। हथनौरा कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। इससे एक और यहाँ पर स्थान है जिसे क्या कहते हैं हम लोग? होशंगाबाद। क्या कहते हैं? होशंगाबाद। हथनौरा मध्य प्रदेश होशंगाबाद से मिला था। किसने खोजा था सबसे पहले? अरुण सोलंकिया ने। कब खोजा? 5 दिसंबर 1982 को। कहाँ खोजा था? हथनौरा में। हथनौरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और हथनौरा के किस स्थान से? तो कहेंगे होशंगाबाद से। तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे की ओर चलते हैं और चलिए इसे देखिए। ये यूपी पीसीएस प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है? क्या वो गेहूं है, चावल है, जौ है या बाजरा है ना? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। वैसे हम लोग थोड़ा डिस्कस देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ देखिए यहाँ क्या सब कहा गया है। कहता है कि आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया जाता है, जिसमें जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, क्या है, सुरगम, राय, जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। ये सब पहले क्या था? ये जो 8 जो खाद्य अनाज है ये सब पहले जंगल था। कहता है जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग समय पर मानव ने उपभोग किया और अलग अलग क्षेत्रों से इसका प्रयोग किया गया बीज का। कहता है वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ को, किसको? जौ को 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश से मानव द्वारा उगाया गया था। सबसे पहले कौन सा फसल उगाया गया था? सबसे पहले जौ। कब उगाया गया? तो 8000 ईसा पूर्व। कहाँ उपजाया गया? भूमध्य सागर और ईरान के पश्चिमी एशिया में मानव द्वारा उगाया गया। कहता है कि बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्र में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उपजाया जाने लगा। यानी सबसे पहले तो जौ का खेती हुआ और उसके बाद किसका खेती होने लगा? गेहूं का खेती। कहाँ हुआ जौ का खेती? तो कहेंगे भूमध्य सागर और ईरान के मध्य भाग यानी पश्चिमी एशिया में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन के अनुसार से जौ है। अगर जौ नहीं रहता तो अपना आंसर क्या हो जाता? तब गेहूँ हो जाता। अगर जौ नहीं रहता तब क्या होता? आंसर गेहूँ हो जाता। आगे की ओर चलते हैं। चलिए तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।